हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पार्ट 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की पुनरावृत्ति करेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा स्वयं उसकी लेखिका बचेंद्री पाल हैं और उनकी ही ये आप बीती कहानी है। ये संस्मरण है और उन्होंने अपनी आप बीती जब एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की उसी के की यादगार के रूप में उन्होंने ये लिखा है, ये पाठ लिखा है। सर्वप्रथम आपको पाठ परिचय दे देती हूँ। लेखिका ने एवरेस्ट अभियान दल के 7 मार्च को दिल्ली से रवाना होने से लेकर 23 मई को एवरेस्ट विजय तक की घटना को बड़े ही रोमांचक ढंग से क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। सभी सहयोगी पात्रों शेरपा कुलियों के साथ लेखिका बेस कैंप से शिखर तक कैसे पहुंची, इसका वर्णन पढ़ते हुए पाठक और लेखिका के कदम से कदम मिलाते हुए शिखर तक पहुंचने का आनंद प्राप्त करते हैं। उनके इसका लेख को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पाठक स्वयं उस यात्रा में शामिल है। तो सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ पात्र परिचय इसके बारे में। तो मुख्य पात्र इसमें स्वयं लेखिका बचेंद्री पाल हैं और उनके साथ दल के नेता कर्नल खुल्लर हैं दल के नेता, और दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करने तथा उसका उत्साहवर्धन करना उनका कार्य है। दूसरे हैं उपनेता प्रेमचंद जो कैंप 1 तक रास्ते की व्यवस्था करते हैं और हिमपात की हानियों से परिचित कराना इनका कार्य है। तीसरे हैं लहाटू जो कि नायलॉन की रस्सी से कैसे संतुलन बनाकर चढ़ना है इसके बारे में बताते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया था और बिस्सा जो है सहायता करता है। इसके पश्चात उनके साथी यात्री में मीनू की और जय। इसके बाद डॉक्टर मीनू मेहता जो है वो अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी देती हैं। पुल बनाना, कैसे स्ट्रेचर बनाया जाए, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल का निर्माण कैसे किया जाए, इसके बारे में वे जानकारी देती हैं। उसके पश्चात अंगदोरजी जो हैं वे लेखिका के साथ शिखर तक जाते हैं और बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करते हैं, ये उनकी विशेषता है। उसके पश्चात लोपसांग जो है वह स्विस चूरी से लेखिका की जान बचाते हैं। जब एक बार बर्फ का बहुत बड़ा सा चट्टान उनके कैंप पे गिर जाता है और लेखिका उसके नीचे दब जाती हैं, तो उनकी जान बचाने में लोपसांग का बहुत बड़ा योगदान है। साउथ पोल पहुंचकर कैंप लगाते हैं। ये लोपसांग क्या किया हुआ कार्य है। अब हम लोग पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागर माथे एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुँचे, जहाँ हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने सुना। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने से पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को
खतरों तथा अनहोनी की घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेनजिंग अपनी पुत्री डेकुई को लेकर अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचते हैं। कैंप 3 में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरता है। लेखिका उस बर्फ के पिंड के नीचे दब जाती हैं। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ के कब्र से खींचकर बाहर निकाला। स्विस छुरी की मदद से वे लेखिका को बाहर निकालते हैं। साउथ पोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू तथा और जय की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका ने चाय बनाई, बिस्किट और चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता किया और अंगदोरजी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वे साउथ पोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पर पहुंची। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय लाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोरजी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। 23 मई सन 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माथा के ताज को चूमा। छोटी सी पूजा अर्चना करके अपने थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। एक छोटी सी पूजा की और उसको बर्फ के नीचे लाल कपड़े में लपेटकर दबा दिया। इसके बाद उठकर उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोरजी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि के लिए बधाई दी और उन्होंने बचेंद्री के माता पिता को भी बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव कहा। ये है संक्षेप में पाठ की कहानी, पाठ का संक्षिप्त सारांश। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ये बताती है कि एवरेस्ट अभियान दल जो है वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से रवाना हुआ, यानी कि प्रस्थान किया। और एक मजबूत अग्रिम दल कुछ लोगों का सदस्यों का समूह, जो कि इनके पहले ही इन लोगों की यात्रा पे जाने से पहले ही निकल चुका था, जिसने हमारे बेस कैंप पहुंचने के पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ किया। उस अग्रिम दल ने जब ये लोग बेस कैंप पहुंचने के पहले ही उन्होंने जो दुर्गम रास्ता था, दुर्गम यानी दुर उपसर्ग है, गम शब्द है, मूल शब्द है। दुर्गम यानी जो जाने में कठिन हो, अत्यंत कठिन जो रास्ता है हिमपात के कारण जो कठिन हो चुका है, उस रास्ते की उन्होंने बर्फ काटकर सफाई आदि की, रास्ते को चिन्हित किया। और आगे बताते हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। कारण जो नमचे बाजार नाम का स्थान है वह शेरपा लैंड का सबसे महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है यानी शहरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान पर यहीं के आसपास के गांव में होते हैं। कह रहे हैं जो शेरपा पहाड़ी जाति है जो पर्वतारोहण करती है, उसमें
प्रवीणता रखती है, तो वे जो है इसी स्थान पे, इसी इलाके में रहते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। लेखिका कहती हैं कि ये नमचे बाज़ार का जो स्थान है, वहाँ से सर्वप्रथम उन्होंने सागर माता को देखा था, सागर माता को निहारा था। निहारना माने प्रेम से देखना। उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक सागर माता को देखा था। उनको सागर माता जो है नेपालियों का दिया हुआ नाम है, और यह नाम लेखिका को बहुत पसंद आया। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका बताती हैं कि जब एवरेस्ट की तरफ उन्होंने गौर से देखा, गौर से देखना यानी कि ध्यान से देखना, गौर से देखना यानी कि ध्यान से देखना। जब उन्होंने इस ओर ध्यान से, एवरेस्ट को ध्यान से देखा, तो उन्होंने एक बर्फ का बड़ा सा फूल देखा, जो कि पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा प्रतीत हो रहा था। और ये जो है मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 मीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखे बर्फ पर्वत पर उड़ते रहते हैं। लेखिका को बताया गया कि जो यहाँ पे ये जो प्लूम है, फूल, बर्फ का फूल, ये जो है 150 मीटर की या इससे भी तेज जब हवा की इससे भी तेज हवा की गति से इससे भी तेज गति से जब हवा चलती है, तो बर्फ, सूखा बर्फ जो है उड़ता है। उसी के कारण ये प्लूम बनता है। और इन्होंने बताया, उन लोगों ने बताया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है। जो ये तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को हर उन यात्रियों को झेलना पड़ता है जो कि शिखर पर जाने वाले होते हैं। शिखर पर जाने वाले लोगों को इन तेज बर्फीली हवाओं का सामना अवश्य करना पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में, विशेष रूप से तब जबकि मौसम खराब हो। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। ये जो बताया गया था कि जो 150 मीटर की से या से भी तेज़ी से जो हवा चलती है, और इस तरह का जो मौसम ख़राब होने पे जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, इनके बारे में जानकर उन्हें डर सा प्रतीत तो हुआ, परंतु ये जो है उनके लिए चुनौती थी, क्योंकि वे एवरेस्ट शिखर पर यात्रा करने के लिए विचित्र रूप से आकर्षित भी थी। और ये इस तरह की बातों ने उनके सामने चुनौती अवश्य खड़ी कर दी, परंतु उनको उनके दृढ़ निश्चय से डिगा नहीं सकी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। लेखिका आगे बताती हैं कि जब 26 मार्च को ये लोग पेरिस पहुँचे, जब ये लोग 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, तो हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन बर्फ़ का खिसकना जो होता है ना, गिरना, खिसकते हुए गिरना, उसको हिमस्खलन कहते हैं।
तो जब हमें हिमस्खलन के कारण हुई पहुँचे तो हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो जब ये पेरिस पहुँचे तो वहाँ पे एक शेर्पा कुली की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार इन लोगों को मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। और ये हिमस्खलन कैसे हुआ था? ये हिमस्खलन जो हुआ था वो खुम्बू हिमपात पर जाने वाले जो अभियान दल का रास्ता था, उस रास्ते के बाईं तरफ जो पहाड़ी थी वो धंसक गई थी। उसके धंसक जाने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी सी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई। और इसी कारण जो घटना घटी उसके अंतर्गत 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। और इस प्रकार बर्फ के खिसकने से 16 शेर्पा कुलियों का जो दल था उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 शेर्पा कुली घायल हो गए। ये आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि कितने शेर्पा कुलियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। तो आप ध्यान से जान लीजिए कि एक शेर्पा कुली की मृत्यु हुई और 4 शेर्पा कुली घायल हो गए इस घटना में। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। जब ये घटना घटी तो इनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, तो उन्होंने अपने अभियान दल के सदस्यों को का चेहरा जो है देखा कि वो बड़ा ही दुख से भरा हुआ है। मतलब अवसाद का अर्थ है दुख। उनके चेहरे को दुखी देख करके उन्होंने कहा, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए उनको कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इस जो ये मृत्यु है इसको बहुत सहज रूप में लेना चाहिए। इस तरह की जो महान यात्राएं होती हैं, बड़ी यात्राएं होती हैं, इन यात्राओं में कभी कभी मृत्यु होती है जिसे बहुत सहज रूप में लेना चाहिए। माने सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। अब इनके जाने के पहले ही एक अग्रिम दल जो है रवाना हो गया था, आपको मालूम है ना। तो उसमें जो अग्रिम दल के जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है उपनेता प्रेमचंद जो है 26 मार्च को पेरिस लौट आए थे। अब उन्होंने वहाँ के बारे में बताया। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अब कर्नल ये जो उपनेता प्रेमचंद थे वे जब लौट आए तो उन्होंने जो खुम्बू हिमपात से जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान की उन्होंने जानकारी दी, अवगत कराया, माने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। वो उपनेता प्रेमचंद ने उन लोगों को बताया कि यहाँ से जो है जो कैंप एक है जो कि यहाँ समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ जो हिमपात के ठीक ऊपर है, जो खुम्बू हिमपात है उस हिमपात के ठीक ऊपर का स्थान है। वहाँ तक उन्होंने जाकर रास्ते को साफ कर दिया है।
यानी जो बर्फ़ पर जमा था उसको उन्होंने साफ करके रास्ता बना दिया है। फिर उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया है। उन्होंने उस जगह पे पुल बना के और रस्सियाँ लगाकर झंडियाँ लगाकर रास्ते की पहचान बना दी है कि जिससे उस रास्ते से जाया जा सके, उसको भूला न, मतलब कोई यात्री जो है पर्वतारोही उसे भूले नहीं। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है और उस रास्ते में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है, यानी कि उनका विवरण ले लिया गया है कि किस समय कैसी परेशानियां आ सकती हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। वे बता रहे हैं कि प्रेमचंद ने बताया कि ग्लेशियर जो होती है वो बर्फ़ की नदी है और अभी भी बर्फ़ गिरना वहाँ पे जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ भी हो सकते हैं। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि अब तक जो भी कार्य किए गए हैं, यानी रास्ते बनाए गए हैं, रास्ते को चिन्हित किया गया है, झंडियाँ लगाई गई हैं, रस्सी बांधे गए हैं, तो ये सारे कार्य भी जो व्यर्थ हो सकते हैं क्योंकि बड़े असामान्य गति से अनिश्चिततापूर्ण ढंग से वहाँ हिमपात होता जा रहा है और हमें रास्ता खोदने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। और कर रहे हैं कि हमने कर तो दिया है, रास्ता बना दिया है, परंतु फिर से यदि हिमपात इसी तरह से होता रहा तो ये रास्ते हमें फिर से बनाने पड़ेंगे क्योंकि हिमपात से रास्ते ढक भी सकते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से इस आशाजनक स्थिति में हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। लेखिका यहाँ बताती हैं कि जब ये बेस कैंप तक पहुंची तो वहाँ पे उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली। एक मृत्यु की खबर उन्हें और मिली और वह मृत्यु की खबर उन्हें जलवायु ठीक अनुकूल न होने के कारण ये मृत्यु हुई, ऐसी उन्हें खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। वहाँ का जो मौसम है, जलवायु है, वह उसके अनुरूप उसके शरीर के अनुरूप न होने के कारण उसे सहन नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और निश्चित रूप से यह आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। ये जो है लोगों का मरना और इस प्रकार हिमपात होना, ये सब देख करके लेखिका कह रही है कि निश्चित रूप से हम लोग आशाजनक स्थिति पे नहीं चल रहे हैं, एक आशाजनक स्थिति में नहीं गुजर रहे हैं। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत पर इसकी अन्य श्रेणियों को देखा है। भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोस्से और नुस्से की ऊंचाई से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। लेखिका बताती हैं कि एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा है। इसके पहले उन्होंने एवरेस्ट शिखर को 2 बार और देखा है, लेकिन एक दूरी से। लेकिन वह उन्होंने जो देखा है एवरेस्ट शिखर को, वह थोड़ी दूरी से उन्होंने देखा है, थोड़ी दूर से उन्होंने देखा है। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत पर इसकी अन्य श्रेणियों को देखा और जब बेस कैंप पहुंची तो उन्होंने एवरेस्ट शिखर की जो दूसरी श्रेणियां हैं, एवरेस्ट पर्वत की जो अन्य श्रेणियां हैं, उसको उन्होंने देखा। भौचक्की रह गई। उस शिखर को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई। भौचक्की हो जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना।
और एवरेस्ट लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। और ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, लोत्से नुत्से, इन सभी की ऊंचाइयों से घिरी जो पर्वतीय टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ हैं, उन नदियों को लेखिका बड़े ध्यान से देखती रही, उनको बड़े प्रेम से निहारती रही। ध्यान, प्रेम से देखने को निहारना कहते हैं। तो बहुत ही प्रेम से उन टेढ़ी मेढ़ी नदियों को, जो पहाड़ के ऊपर से होकर बह रही थी, उनको उन्होंने देखा। एवरेस्ट शिखर को हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। लेखिका बताती हैं कि उन्हें ये बात बताई गई कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना है। हिमपात क्या है? हिमपात जो है एक तरह से बर्फ के अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहते हैं। बर्फ के जो खंड हैं, बर्फ के जो टुकड़े हैं, जो ये अव्यवस्थित ढंग से गिरते हैं, तो उसे हिमपात कहते हैं। हमें बताया गया है कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ की में हलचल मच जाती है। ग्लेशियर जो है बर्फ की नदी है, तो जब ग्लेशियर जब बहने लगती है, तो उसके बहने से जैसे बर्फ में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। और ग्लेशियर के बहने से क्या होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं तत्काल माने तुरंत गिर जाया करती थी। उसके झोंक से, उसके प्रवाह से बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, वो तुरंत ही गिर जाया करती हैं, ये उन्हें बताया गया। तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। और ये जो हिमपात जो है, ये किसी अन्य कारणों से भी एक खतरनाक रूप धारण कर लेती थी, ये बताया गया उन्हें। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। लेखिका बताती है कि जो ये बर्फ़ के गिरने से, ग्लेशियर बहने से जो वो है धरातल है, सीधे धरातल में जो दरार पड़ जाती है, और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में परिवर्तित हो जाना जो है, ये इसका ख्याल, इसकी याद भी आना जो है बड़ी डरावनी, मतलब ये स्थिति बड़ी डरावनी हो जाती है। उस हिम विदर में उसका बदल जाना और धरती पे दरार, गहरे चौड़े दरार के रूप में हो जाना, ये एक भयानक मतलब एक बहुत डर की स्थिति थी। इससे जान लेना, इसको जानना एक डरावनी बात थी, एक भय उत्पन्न करने वाली बात थी। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इन सभी के अतिरिक्त एक और डरावनी बात थी कि ये जो हिमपात है, ये हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी उनको कोई ना कोई इससे परेशानी होती रहेगी, कोई ना कोई नुकसान होता रहेगा। इसकी संभावना उन्हें जताई गई, इसकी संभावना बताई गई। ऐसा हो सकता है कि ये जो हिमपात है, इस हिमपात से उनके जो दल हैं, उस सदस्य के करीब इससे ज़्यादा भी भयानक ये बात है कि यह जानकारी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान जो इन्होंने
यात्रा मतलब पर्वतारोहण की जो शुरुआत की है, उस पूरी यात्रा में के दौरान जो है हिमपात हो रहा है लगभग 1 दर्जन लोगों को प्रतिदिन छूता रहेगा। 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी प्रतिदिन हो न हो इनमें से 1 दर्जन लोग उससे प्रभावित होंगे। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।